अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूँ फिनकलाब एकेडमी के अंदर। और आज हम जो बात करेंगे उस टॉपिक को सेक्टर एनालिसिस कहा जाता है। अच्छा, सेक्टर एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट फॉर नाउ मैं अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि जी सेक्टर समझना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है किसी भी स्टॉक को के ऊपर एक व्यू बनाने के लिए। एक सेक्टर बेसिकली एक एनवायरनमेंट है कि जिसके अंदर एक कंपनी ऑपरेट कर रही होती है, तो इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट के और उसकी क्या आउटलुक है ताकि आप एक उस स्टॉक के ऊपर व्यू बना सकें। जैसे कि एक अगर वीक सेक्टर है और उसके अंदर अच्छी कंपनी भी है तो उसके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल बड़ी अच्छी केस स्टडी है कोडैक की, बहुत अच्छी कंपनी होती थी, बहुत बड़ी कंपनी होती थी, बट वो एक क्योंकि सेक्टर ही ओवर टाइम डाई कर रहा था तो कोडैक भी सर्वाइव करना उसके लिए मुश्किल हो गया। ऑन द अदर हैंड आपके कुछ अगर अच्छे सेक्टर्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं, सच एज ई कॉमर्स जो कि पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तान में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो अगर इस तरह का सेक्टर होगा तो वहां पर फिर हर कंपनी बेसिकली ग्रो कर रही होगी, यानी कि कह सकते हैं कि गधे और घोड़े एक ही रेस में दौड़ रहे होंगे। तो आज हम जिस सेक्टर के ऊपर बात करेंगे उसको कहा जाता है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर, जो कि इन शॉर्ट ईएनपी करके भी मशहूर है। अच्छा, ये सेक्टर पाकिस्तान में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की केस स्टडी है बिकॉज दिस यूज टू बी अ डार्लिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम 2009 के अंदर जब इसका वेट इन द केसी 100 इंडेक्स वाज 28%, बट वो ओवर टाइम 15 साल में आज जब हम बात करते हैं 2024 के अंदर तो वो सिर्फ 12% रह गया। सो व्हाट फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन इन द वेट्स, या इसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। और इन स्टॉक्स के आप रिटर्न भी एनालाइज करेंगे तो बहुत ही डिसमल किस्म के रिटर्न हैं आपके, मतलब बेसिकली 10 साल में किसी ने इन्वेस्ट किया तो कोई फायदा नहीं हुआ इस सच। अच्छा, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान ऑयल एंड गैस स्ट्रक्चर कैसा है। तो पूरी दुनिया में जैसे होता है पाकिस्तान में भी वैसे ही है। ये 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका अप स्ट्रीम, फिर आता है मिड स्ट्रीम और फिर आता है आपका आखिर में डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि जमीन से ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करती हैं, विच इज वाई दे आर कॉल्ड अपस्ट्रीम, के वो सप्लाई चेन में सबसे ऊपर होती हैं आपकी, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आमतौर पर एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट दे देन डू इज सेल क्रूड ऑयल टू रिफाइनरीज आफ्टर वाटर ट्रीटमेंट, क्योंकि जब आप जमीन से ऑयल निकालते हैं तो उसके साथ पानी भी निकलता है, तो जो ईएनपी कंपनीज हैं वो वाटर ट्रीटमेंट करके पानी बाहर निकाल देती हैं, बाकी जो प्योर क्रूड ऑयल होता है वो रिफाइनरीज को सेल कर देती हैं। अच्छा, और जो गैस जमीन से निकलती है वो इस गैस को बेसिकली जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उसको थोड़ा सा खुद ही रिफाइन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें से जब आप गैस निकालते हैं तो कुछ पॉइजनस एलिमेंट्स भी होते हैं सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, वो ये सफाई करके उसकी जो प्योर गैस होती है ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे देते हैं, जो कि सुई नॉर्थ और सुई साउथ के नाम से हमारे मशहूर है, SNGP SSGC करके, जो फिर आपके और हमारे घरों में गैस पहुंचाती हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू द ऑयल साइड नाउ, जब रिफाइनरीज को इन्होंने क्रूड ऑयल दे दिया तो अब रिफाइनरीज का काम है कि जी उसको फर्दर प्रोसेस करें और उससे फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, जो कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन जो कि आपने सुना होगा, जिनको आप और हम फिर बेसिकली गाड़ियों में या डिफरेंट पर्पसेज में हम लोग यूज करते हैं। तो ये रिफाइनरीज करती हैं कन्वर्जन का काम, क्रूड ऑयल इनटू रिफाइंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, जब रिफाइंड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो फिर वो नीचे जाके सेल कर देते हैं उनको डाउन स्ट्रीम कंपनीज को। उनको डाउन स्ट्रीम इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो सप्लाई चेन में सबसे आखिर में आते हैं, सच एस PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल। वो रिफाइनरी से ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और फिर वो यूजर्स तक पहुंचाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह इनके स्टेशन होते हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम कंपनीज हो जाती है आपकी। पाकिस्तान की जो टोटल इस वक्त ऑयल कंजम्पशन है दैट्स रफली अराउंड 16 मिलियन मेट्रिक टन। ये अभी 23-24 में आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आफ्टर इकोनॉमिक रिसेशन थोड़ी डिमांड वगैरह कम हो गई है, तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। इसमें से रफली 20 to 25% इज लोकल प्रोडक्शन। इसी वजह से जो मेजर चंक है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, रफली 80-75% जैसा, विच इज वाई आपने सुना होगा पाकिस्तान ऑयल इंपोर्टर है, मेजर चंक इंपोर्टर होता है, बट 20-25% हमारी लोकल कंपनीज हैं ये प्रोड्यूस कर रही होती हैं आपकी। अच्छा, गैस की कंजम्पशन इज रफली अराउंड 4.2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे इस वक्त पाकिस्तान में, जिसमें से 3.2 इस वक्त पिछले हमको साल 1.5 साल से जो हमारा रन रेट चल रहा है ये लोकल प्रोडक्शन है हमारी, और तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे जैसे नंबर है जो कि हमारा इंपोर्ट हो रहा है LNG की फॉर्म में, जो आपने सुना होगा कतर से और डिफरेंट जगहों से हमारे इंपोर्ट हो रही होती है। इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की यहाँ पे एक पहला पॉइंट इस सेक्टर के बारे में डेवलप हो जाता है, वो ये है कि यहाँ कंपटीशन नहीं है। आपका जहां पर इतना ज्यादा डिमांड और सप्लाई का गैप हो, डिमांड आपकी चल रही है 16 मिलियन मेट्रिक टन, लोकल प्रोडक्शन चल रही है आपकी 4 मिलियन मेट्रिक टन रफली स्पीकिंग, तो इतना बड़ा जहां पे गैप होता है, और इसी तरीके से गैस में भी जैसे आपको नजर आ रहा है कि गैप बताया कि आपको शॉर्टेज होती है, तो वहां पे कंपनीज को दे डोंट हैव टू कम्पीट अमंग देमसेल्व्स टू बेसिकली सेल देयर प्रोडक्ट्स। उनको पता है कि जी हमने जो भी बनाना है वो सेल कर देना है, हमारे पास बायर सामने खड़ा हुआ है और वो बिक जाएगा। कंपटीशन ना होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये कंपनीज जिस प्राइस पे चाहें अपना क्रूड ऑयल और गैस जाकर बेचना शुरू कर दें, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है इसको सेक्टर को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है।
प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं जो ओवर टाइम आपकी आती रही हैं, 91 पॉलिसी थी, 93, 97, फिर ओवर टाइम आती रही हैं, जो कि डिटरमिन करती हैं और कि किस तरह से ईएनपी कंपनीज क्रूड ऑयल और गैस की प्राइसिंग करेंगे। सो इट्स वेरी फार्मूला ड्रिवन। ये एक हार्ड होता है कि ये फार्मूला, इसके तहत इतनी प्राइस आपको बायर आपको पे करेगा, वो सेट हुआ आपका उसके अंदर। बट ब्रॉडली मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो आपका प्राइसिंग है उसके अंदर क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। दो मेजर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ऑयल और गैस दोनों की प्राइसिंग इज लिंक टू इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। तो पहला फैक्टर तो हम यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते हैं कि जी रेवेन्यू जो आ रहा है उसके अंदर ऑयल प्राइस इंटरनेशनल जो है वो एक डिटर्मिनेंट है। दूसरा जो फैक्टर इसके अंदर बड़ा क्रिटिकल है वो ये कि ये जो प्राइसिंग सेट होती है ये डॉलर्स में सेट होती है। सो वाइल ट्रांजैक्शंस रुपी में होती हैं और आपके बायर्स ईएनपी कंपनीज को रुपीज ही पे कर रहे होते हैं, बट जो प्राइसिंग सेट हो रही है वो डॉलर्स में सेट हो रही है। तो दूसरा जो रेवेन्यू का फैक्टर आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट है वो आपका एक्सचेंज रेट हो जाता है। तो डॉलर आपका एक्सचेंज रेट हो गया और यहाँ पर ऑयल प्राइस हो गया आपकी, ये दो मेजर हो जाते हैं। तो इन दोनों से कंबाइन जब होता है तो आपका रेवेन्यू आ जाता है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो इन कंपनीज की होती है वो आप इनकी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालाइज करेंगे तो इंटरेस्ट इनकम होती है, बिकॉज दीज कंपनीज अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एंड ओवर टाइम भी इन्होंने पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, तो इनकी बैलेंस शीट्स के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई होती हैं, टी बिल्स और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने परचेज किए हुए होते हैं, जिसके ऊपर इनकी फाइनेंशियल इनकम जनरेट हो रही होती है, जो कि अदर इनकम में नीचे एक सेगमेंट होता है, वहाँ पे आपको नजर आएगा। थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इनका हो जाता है वो हो जाता है इनका एक्सचेंज गेन। अच्छा, वो इनके रिसीवेबल्स के ऊपर मोस्टली लग रहा होता है जब हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल जब हमारा पहला झटका आया था 105 से 175 तक, तो उस पीरियड में आप देखेंगे आपको बड़े हेफ्टी किस्म के एक्सचेंज गेन्स नजर आएंगे इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसी तरीके से जो दूसरा झटका आया जिसमें 170 से तकरीबन आपका 270 जैसे एक्सचेंज रेट या 280 जैसा हो गया, इसमें आपको फिर नजर आएगा कि जब जब डिवैल्यू होती रही है उस पीरियड में इनके पास एक्सचेंज गेन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली तीन सोर्सेज ऑफ इनके रेवेन्यू और इनकम हो गए, जिसमें सबसे बड़ा इज द प्रोडक्ट सेल्स, जिस जो कि डॉलर और रुपी से लिंक हुआ है, देन इंटरेस्ट इनकम एंड देन एक्सचेंज गेन्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सपेंसेस कि किस तरह के इनके एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं क्विकली रन डाउन कर देता हूँ। सबसे पहला इनका जो एक्सपेंस होता है इनको रॉयल्टीज पे करनी होती हैं टू द गवर्नमेंट, जो रफली 8 और 12% के दरमियान रेंज कर रही होती हैं, और वट एवर रेवेन्यू दे अर्न दे हैव टू गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट एज अ रॉयल्टी। सेकंड होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि जब आपने फील्ड में से ऑयल और गैस निकाल लिया तो आपको बाउजर्स के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है टू रिफाइनरीज, तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकी आ रही होती है। थर्ड जो इसके बाद होता है इनका जो कि सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है विच इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सबसे बड़ा उसमें सैलरीज होता है जो ह्यूमन रिसोर्स या स्टाफ होता है। फिर उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन वगैरह आ जाते हैं और इस तरह की दूसरी चीजें आ जाती हैं। फिर एडमिन कॉस्ट होती हैं आपकी जो हेड ऑफिस वगैरह चलाने की आती है। अच्छा, एक और चीज है जो कि एक बड़ा एक इनका एक्सपेंस होता है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको ये लोग कहते हैं एक्सप्लोरेशन कॉस्ट। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लोरेशन कॉस्ट ये होती है कि जी प्रोड्यूस तो ये कर रहे होते हैं, बट किसी भी ऑयल फील्ड को ढूंढने से पहले जो एफर्ट्स होते हैं वो एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स कहलाते हैं। तो उसमें दो तरह की चीज होती है। पहला तो जब आप जाते हैं और किसी भी जमीन के ऊपर आपने सर्वे करते हैं, साइज्मिक सर्वेज ये कहलाते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आपकी साइज्मिक कॉस्ट कहलाती है, वो एक्सप्लोरेशन में रिपोर्ट होती है। एंड सेकंड जो आपकी कॉस्ट आती है वो ड्राई होल्स कॉस्ट कहलाती है, यानी कि आपने वेल ड्रिल किया बट नीचे से आपका पानी खाली निकला है और कुछ भी ना निकला, तो ये जो होता है आपका ड्राई होल हो जाता है साइज में, तो आपका एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बन जाती है। एंड दिस इज अ ह्यूज कॉस्ट व्हिच इज स्पेशली इंक्रीज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड इसके पीछे क्या रीजन है उसमें थोड़ी देर में हम जाते हैं। अब हम बात करते हैं पोर्टर्स की 5 फोर्सेस की। पोर्टर्स की 5 फोर्सेस बेसिकली एक एनालिसिस फ्रेमवर्क है जो कि पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर किस्म का फ्रेमवर्क है टू एनालाइज अ सेक्टर, के जो एक सेक्टर के अंदर डिफरेंट कंपेटिटिव फोर्सेस होती हैं वो किस तरह से उसकी आउटलुक को शेप अप कर रही होती हैं, तो उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें 5 उसकी फोर्सेज होती हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं हमारे इस ईएनपी सेक्टर के ऊपर। तो पहला तो उसका जो फैक्टर होता है वो ये है कि लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, के वो किस तरह का कंपटीशन है, किस बेसिस के ऊपर कंपटीशन है, कितना शदीद कंपटीशन है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के अंदर विद इन एन इंडस्ट्री। तो जो हमने शुरू में थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यहाँ पर तो कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जी हमने जो बनाना है वो प्रोड्यूस वो बिक जाना है आराम से, क्योंकि आपका डिमांड सप्लाई शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा है, तो कंपनीज जो हैं वो तो आराम से आपका पार्टी कर रही हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर आप कंपटीशन लेवल को डिफाइन कर देंगे लो। अच्छा, सेकंड हम बात करते हैं जो उसकी फोर्स होती है वो होती है रिस्क ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। यहाँ पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हाई होती है। मतलब अगर आप आज के दौर में एक वेल्ड अगर आप ड्रिल करने जाएंगे तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त कम से कम 10 से 12 अरब रुपए का तो ड्रिल होगा। बहुत ही कंजर्वेटिव बता रहा हूँ मैं आपको, बट आई थिंक इस वक्त रियलिस्टिकली अगर आप कहीं केपी वगैरह में आप चले जाएं जहाँ पे वेल्स जो होते हैं उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, 5-5 किलोमीटर की होती है, तो वहाँ पर मेरे 15-15 अरब रुपए क्रॉस कर गई होगी इस वक्त जो वेल की कॉस्ट होगी आपकी। तो इतनी हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की वजह से रिस्क ऑफ न्यू एंट्रेंट्स जो होते हैं बहुत लो होता है, क्योंकि आपको बहुत सीरियस किस्म की बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। अच्छा जी, थर्ड जो इसकी फोर्स होती है वो होती है आपकी बायर्स की पावर। अच्छा, बायर्स की पावर कुछ है ही नहीं यहाँ पर,
क्योंकि आपको पता है कि वो शॉर्टेज है, बेचारे बैठे हुए यहाँ पे करेंगे क्या, उनको पता है कि जितने में देंगे उतने में हमें लेना है उसके अंदर। अच्छा, अच्छी बात ये है कि प्राइसिंग गवर्नमेंट ने सेट करी हुई है तो उसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो बायर की भी कोई पावर नहीं है। अच्छा, बायर के पास ऑल्टरनेट क्या है कि वो जाके बाहर से इंपोर्ट कर ले, तो वो भी आसान काम नहीं है, उसमें और मसले भी हैं, अगेन प्राइसिंग भी आ जाते हैं फिर एक, तो खैर बायर पावर लो हो जाती है। फोर्थ जो फोर्स है इनकी वो सप्लायर पावर, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि सप्लायर्स जनरली इस किस्म की जहां पे इंडस्ट्रीज होती हैं कि जहां पर डिमांड सप्लाई में इतना बड़ा गैप होता है, तो वहां पर सप्लायर्स के पास बहुत पावर होती है, वो अपनी मर्जी की प्राइसिंग चार्ज कर रहे होते हैं, पर उनको पता होता है कि भाई ये मजबूर है, बायर ये कहीं नहीं जा सकता, तो हम ये इसको हम ही से खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट कर दिया है पेट्रोलियम पॉलिसीज के थ्रू कि जी इस प्राइस पे आप बेच सकते हैं और इस प्राइस के ऊपर ये आप खरीद सकते हैं, तो सप्लायर पावर जो होती है वो बहुत ज्यादा लिमिट हो जाती है। आखिर में उनको भी लोकली ही बेचना है आपके सप्लायर्स को, और बेचना किस प्राइस पे वो भी सेट हुआ हुआ है। तो आप सप्लायर पावर को भी यहाँ पर, मैं तो अगर रेट करना तो मैं बीच में रेट करूंगा, ना लो बोलूंगा ना हाई बोलूंगा कुछ इसके अंदर। लास्ट जो इसके अंदर फोर्स होती है, पांचवी फोर्स, वो होती है रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूट्स की। जी सब्सटीट्यूट्स क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट, ऑयल का सब्सटीट्यूट आपको पता है कि कुछ तेल तो तेल ही है, गैस भी गैस ही है, उसका क्या सब्सटीट्यूट आप लेकर आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि लोकल को आप सब्सटीट्यूट ऐसे कर सकते हैं कि बाहर से ऑयल इंपोर्ट कर लें, बट उसको भी सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, मुल्क में वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज हमारे इतने सीरियस किस्म के चैलेंजेस चल रहे हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए फिर डॉलर चाहिए, डॉलर है नहीं आपके पास। तो गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी और किसी की प्रायोरिटी यही होती है कि जी लोकली जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो किया जाए इसके अंदर। तो आपका जो रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूट भी हो जाता है वो फिर बहुत ज्यादा मिनिमाइज और लो हो जाता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बड़ी प्रोटेक्टेड किस्म का एक एनवायरमेंट आपको नजर आ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। हैविंग सेड दैट, इसके अंदर कुछ सीरियस चैलेंजेस हैं जिनकी अब हम बात करते हैं। सबसे पहला जो बहुत की ट्रेंड है वो बेसिकली ये है कि हमारा जो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर है, जो ईएनपी कंपनीज है, बेसिकली दे हैव बीन फेसिंग अ वेरी सीरियस चैलेंज ऑन मेंटेनिंग देयर प्रोडक्शन लेवल्स। बेसिकली पाकिस्तान, आपको आइडिया है कि कोई जी ऑयल एंड गैस रिच कंट्री तो है नहीं, वो रिच कंट्रीज तो फिर आपके मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई रिच कंट्री तो ऑयल एंड गैस का है नहीं। हमारी ऑयल प्रोडक्शन को 2009 के अंदर तकरीबन कोई 65,000 बैरल्स पर डे हुआ करती थी, जो कि फिर कुछ हमारी नई मेजर डिस्कवरीज हुई थी इन द केपीके का जो अटक वाला करक वाला जो इलाका है, वहाँ पर एक बड़ी मशहूर डिस्कवरी थी, नशपा गांव है वहाँ पर हुई थी, फिर इसी तरीके से मारमजई गांव है, इस तरह की कुछ वहाँ पर बड़ी डिस्कवरीज हुई थी, जिसके बाद ऑयल प्रोडक्शन बड़ी तेजी से हमारी बढ़ी थी एंड इट रीच्ड ऑलमोस्ट 95,000 बैरल्स पर डे बाय 2015। बट उसके बाद से 2015 से लेकर 2024 आ गया है, आपकी कोई मेजर डिस्कवरी नहीं हुई है। बाय द वे नशपा की भी डिस्कवरी जो 2009 में हुई थी, उसके बाद से कोई मेजर डिस्कवरी नहीं हुई है, अभी 15 साल हो गए हैं आपके, और यही वजह है कि प्रोडक्शन चैलेंज फेस कर रही है आपका, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें वो गिरती जा रही है। कहाँ 95 थी और इस वक्त तकरीबन ये रन रेट कोई 70-71,000 बैरल्स पर डे जैसे चल रहा है। अच्छा, सिमिलर किस्म के ट्रेंड्स आपको गैस में भी नजर आते हैं। पाकिस्तान की मेजर गैस डिस्कवरीज जो थी, सुई हो गई, उच हो गई, मारी हो गई, ये सारी बहुत पुरानी डिस्कवरीज है, 1950s और 60s के जमाने की डिस्कवरीज है। कुछ एक दो डिस्कवरीज थी वो 90s और 80s में हुई है, कादरपुर वगैरह, लेकिन उसके अलावा रिसेंटली कोई नहीं हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो गैस प्रोडक्शन थी वो भी 2012 के अंदर पीक करी थी, और उसके बाद से वो भी फिक्स हो गई, वो पीक हुई थी 4.3 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे के ऊपर, उसके बाद वो थोड़ी फ्लैट हो गई थी 4 के ऊपर, और अभी वो भी गिरते गिराते 3.2 के ऊपर आ गई। तो ईएनपी कंपनीज हैव बीन फेसिंग दिस ह्यूज चैलेंज बेसिकली, कि वो इन प्रोडक्शन लेवल्स को बेसिकली बढ़ाना तो भी एक सेकंड लेवल होता है, अभी तो वो मेंटेन करने में भी बहुत सीरियस किस्म का चैलेंज फेस कर रहे हैं। यही वजह है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी थी कि एक्सप्लोरेशन कॉस्ट में वापस आऊंगा, वो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बहुत सीरियसली बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर प्रोडक्शन लेवल्स दे हैव टू इंक्रीज देयर एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स, जिसकी वजह से वो कॉस्ट भी आपको इन द रिसेंट ईयर्स आपको बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आएगी आपकी। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर एक चीज है जो कि वक्त ही बताएगा, अल्लाह ताला जानता है, वो ये कि अब ईएनपी कंपनीज जो हमारी हैं, ओजेडीसी, पीपीएल वगैरह, इन्होंने अबू धाबी के अंदर बेसिकली वहाँ से एक ऑफशोर एक इन्होंने लीज ली है और उसके ऊपर कुछ एफर्ट कर रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट जनरली जो है वो ऑयल रिच एक एरिया है, तो वहाँ से अगर कोई छक्का लग गया तो लग गया, एंड लेट्स सी तब तक जो है ना फिंगर्स क्रॉस क्या होता है। लेकिन उसके बगैर अभी लोकल पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेंड है वो फ्लैटिश से डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर आ चुका है, एंड बहुत चैलेंज फेस कर रही है कंपनी। अच्छा जी, जो अभी इसकी कंटिन्यूएशन में जब हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में प्रोडक्शन चैलेंजेस फेस हो रहे हैं और कंपनीज ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर पा रही हैं, बल्कि वो तो मेंटेन भी नहीं कर पा रही हैं अपनी, इसके लिए कुछ डाटा इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमारी जो दो मेजर ईएनपी लिस्टेड कंपनीज हैं, और वैसे भी ये दो मेजर लार्जेस्ट बाय मार्केट शेयर हमारी कंपनीज हैं, ओजेडीसी एंड पीपीएल, ये दो कंपनीज का जो कंबाइंड रेवेन्यू 2017 के अंदर था दैट वाज 289 बिलियन रुपीस, जो कि 2024 में इस वक्त एक्सपेक्टेड है। 9 मंथ का डेटा आ चुका है, एक क्वार्टर रह गया, तो वो थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, दैट इज बेसिकली गोइंग टू क्लॉक समवेयर अराउंड 764 बिलियन रुपीस। इसी दौरान जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो 105 इन 2017 से 283 का एवरेज आ चुका है 2024 के अंदर। तो जब हम इन रेवेन्यूज को डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो रेवेन्यू
बैक इन 2017 $2.75 बिलियन का हुआ करता था, वो अब 2024 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि $2.7 बिलियन का ही होगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑयल प्राइस हैज इंक्रीज फ्रॉम $50 अ बैरल टू रफली $80 अ बैरल इस वक्त। और वो जो इंक्रीज इन ऑयल प्राइस है वो ऑफसेट हो गया बाय द प्रोडक्शन डिक्लाइन। तो रेवेन्यू में जितनी ग्रोथ आई है आपको नजर आ रहा है ना, वो सारा का सारा आप देख सकते हैं कि करेंसी डिवैल्यूएशन से आई है। जो हमने शुरू में हमने बात करी थी कि प्राइसिंग में इनको डॉलर में प्राइसिंग मिलती है, तो वो हेज होते हैं ये लोग एक्सचेंज रेट से, तो वहां पर इनको एक ही फायदा होता रहा है। एक दूसरे मसले की बात करते हैं जो इस ट्रेंड्स वाले सेक्शन में जो आपसे बात करनी है, वो है सर्कुलर डेट। ये कमरान खान साहब ने इसका नाम रखा था उर्दू में गर्दिशी कर्जे। तो ये एक ऐसी हकीकत है कि जो कि तकलीफ दिए जा रही है हमें, और इसका सोल्यूशन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, क्या करें। सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क हुआ है ना किसी का इस चक्कर में, तो वो ईएनपी कंपनीज हैं। एक तो पीएसओ है और फिर ये ईएनपी कंपनीज हैं यहाँ पर इस सर्कुलर डेट के मामले के अंदर, जिसमें दोनों ऑयल का सर्कुलर डेट भी है, गैस का सर्कुलर डेट भी है। तो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि हमारी जो दो पब्लिक ओन जो कंपनीज हैं ईएनपी, जो कि लार्जेस्ट भी हैं, ओजेडीसी एंड पीपीएल, इनके जो कैश प्लस इन्वेस्टमेंट्स होती थी बैलेंस शीट के ऊपर, जिसको हम लिक्विडिटी के तौर पे एक मेजर ले सकते हैं, कैश प्लस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हमने उसका रेशो निकाल दिया एज अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी। तो हमने बेसिकली ये देखा कि इक्विटी का कितना हिस्सा जो है वो कैश और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लगा हुआ है। सो 2014 के अंदर जो रेशो आपका 50% हुआ करता था, वो गिर गिरा के आधा हो चुका है आज। ये सारा इस वजह से हुआ है कि इन बेचारों की जो आगे से रिकवरीज नहीं हो पाती है, प्राइमरीली आपकी सुई कंपनी, सुई नॉर्थ और सुई साउथ, और इनके रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इनकी बैलेंस शीट के ऊपर कैश जो है एब्सोल्यूट लेवल ऑफ कैश नहीं, बट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द साइज ऑफ द कंपनी जब आप उसको देखते हैं तो वो श्रिंक होता जा रहा है, फिर ऑन एवरेज 50% से 25% के ऊपर आ चुका है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी कंपनी है पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा ऑयल हैवी कंपनी है, गैस उसका प्रोपोर्शन कम है, तो इस वजह से उसका एक्सपोजर टू सर्कुलेटेड थोड़ा सा कम रहा है। उसकी अगर आप नंबर्स देखें तो कहाँ वो 30% होता था और अब वो 150% के ऊपर पहुंचा हुआ है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक डेवलपमेंट है जिसने, जो कि इंटेंसिफाई हो गई है, प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हुई है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। जो सर्कुलर डेट है वो पहली मरतबा जो इमर्ज हुआ था वो 2008-9 के टाइम पे हुआ था, बट ये ओवर टाइम इंटेंसिफाई होता रहा है और अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसी तरीके से दूसरा मेजर हम इस पे सर्कुलर डेट की मेजरमेंट को अगर अप्लाई करें तो वो रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशो, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, अगेन इन दोनों कंपनीज के रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशो 2014 के अंदर जो तकरीबन 40% हुआ करते थे, वो आज 140% जैसा नंबर हो गया है, और पीपीएल के केस में 180% के ऊपर जा चुका है। सो इतने ज्यादा इनके रिसीवेबल्स पाइल अप होते जा रहे हैं, लिक्विडिटी इनकी स्टक होती जा रही है, एट द सेम टाइम प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, उसको स्टेम करने के लिए इनको पैसों की जरूरत है, पैसे आगे से रिकवरी नहीं हो रही। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के उसमें एक सर्कुलर रेफरेंस में ये कंपनी इस वक्त फंसी हुई है। अब आउटलुक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या होना चाहिए। तो मेरे लिए तो जो दो की चीज़ें मैंने यहाँ से इनके लिए देखनी है वो यही है कि सर्कुलर डेट फ्रंट के ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तो जो जिस चीज़ के ऊपर पुश किया जा रहा है टू स्टेम दिस सर्कुलर डेट का जो आपका इंक्रीज है, दैट इज बेसिकली कि प्राइसेस बढ़ाए जाएं, विच इज़ वाई आप देख रहे हैं कि गैस कंपनीज की प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो एवरेटेड एवरेज जो आपकी प्राइस है वो रिकवर हो सके, और फिर ईएनपी की रिकवरी पीछे से स्मूथ हो सके, इनका कैश फ्लो साइकिल बेहतर हो सके ताकि उसको री इन्वेस्ट कर सके। दैट्स वन। एंड सेकेंडली कि जो ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन जैसे अबू धाबी वगैरह करने जा रहे हैं, उस फ्रंट के ऊपर क्या होता है, कोई सक्सेस होती है नहीं होती, बिकॉज दैट कुड ओपन अनदर फ्रंट ऑफ ग्रोथ फॉर दीज कंपनीज। एंड जो ये करंट डिक्लाइनिंग स्टेट के अंदर फंसे हुए हैं, जिसमें जो सारी सोर्स ऑफ ग्रोथ या नंबर्स के अंदर इंप्रूवमेंट थी, दैट वाज करेंसी डिवैल्यूएशन, वो इनऑर्गेनिक है। कल को करेंसी डिवैल्यूएशन ना हुई और मुल्क के हालात बेहतर हो गए, करेंसी स्टेबल होने शुरू हो गई, तो ये कंपनीज के नंबर ज़्यादा खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली फोकस कर रहा हूँ, और मैं इसमें देख रहा हूँ कि आगे इनमें क्या डेवलपमेंट होती है, टू फॉर्म माई व्यू बेसिकली कि इसके ऊपर क्या करना है इसके ऊपर। एंड विद दैट I would like to thank you everyone for basically listening and watching this video. एंड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप hello@finclub.com के अंदर ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। एंड प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।